हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 13 चैप्टर हमने कर लिए हैं। 14 चैप्टर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आज हम करेंगे। सबसे पहले समझेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। कल हमने किया था इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, यानी कि आपस में मिलके कैसे रहते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि दोनों के बीच में कोई लड़ाई चल रही है, कोई लड़ाई है। ठीक है, उसको बोलेंगे डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ठीक है, एक एम्प्लॉयर और एक वर्कमैन के बीच में जब कोई डिस्प्यूट चल रही हो, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई चल रही हो, ठीक है, वो क्या है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ही एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, इन जनरल वर्ड, मैनेजर और वर्कर के बीच में एक क्या होना, ओपिनियन अलग अलग होना। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन होना। ठीक है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होना। मैनेजमेंट रिस्टोर टू लॉकआउट एंड वर्कर रिस्टोर टू स्ट्राइक। घेराव, पिकिंग एक्सेट्रा। तो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। कैसे कैसे डिस्प्यूट्स में जो है वर्कर्स हैं, काम या वर्कर्स या एम्प्लॉयज दोनों ही कैसे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि काम नहीं रुकना चाहिए। डिस्प्यूट जो भी हो, उनका काम जो है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, और काम स्टॉप होने से प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और एम्प्लॉय का क्या होता है कि उनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि उनके जो वेज है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तरीके आगे कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट आ गया स्ट्राइक। स्ट्राइक एक डिस्प्यूट ही है। स्ट्राइक कैसे की जा सकती है। स्ट्राइक स्ट्राइक आपने देखा ही होगा, पर्सन क्या करेंगे, एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और कंसर्न रिफ्यूज और रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन understanding of any number of person who are or have been so employed to continue to work or to accept employment. ठीक है, स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक मीन्स, हाँ जी, सेशन ऑफ वर्क, यानी कि काम रोक देना। उन्होंने काम रोक दिया। ठीक है, काम रोक दिया यानी कि स्ट्राइक कर दी उन्होंने। स्ट्राइक कितनी तरह की होती है, अलग अलग तरह की है। फर्स्ट इकोनॉमिकल स्ट्राइक। इकोनॉमिकल स्ट्राइक है कि वर्कर क्या है, अपनी स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिकल डिमांड को फुलफिल करने के लिए, यानी कि वेज, सैलरी, बोनस, उससे रिलेटेड। सिंपैथिक स्ट्राइक क्या होती है, जो वो जस्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि उनकी यूनियन में किसी मेंबर के साथ अगर गलत परफॉर्म किया है एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉयर ने, तो उस मेंबर को जस्टिस दिलवाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल स्ट्राइक। जर्नल स्ट्राइक क्या है कि जो ट्रेड यूनियन है, जो मेंबर्स हैं, वो अपनी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो अपनी बस अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, इसलिए। सिट डाउन स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक का काइंड आ गई एक और, सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक क्या है, डोंट लीव द वर्क प्लेस बस स्टॉप द वर्क। ठीक है, काम की जगह नहीं छोड़ते, बस काम करना छोड़ देते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऑफिस के बाहर धरने लगे होते हैं, वही होते हैं सिट डाउन स्ट्राइक। ठीक है, स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन क्या है, अब वो काम बंद नहीं कर रहे हैं, काम स्लो कर देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं काम की। जहां वो 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, वहां वो अब 5 बना के दे रहे हैं। ठीक है, स्लो डाउन कर दिया उन्होंने। सेकेंड आ गया स्ट्राइक, सॉरी, क्या कहते हैं, डिस्प्यूट का सेकेंड आ गया कि वो कैसे कर सकते हैं, लॉकआउट। लॉकआउट क्या है,
डन बाय द एम्प्लॉयर, ये क्या है, लॉकआउट किसके द्वारा किया जाएगा, एम्प्लॉयर के द्वारा, कि वर्कर पे प्रेशर डाला जाएगा बाय स्टॉपिंग द वर्क। द रीजन टू डू दिस सो दैट वर्कर विल स्टार्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, कि मतलब अब क्या है, लॉकआउट हमने अभी ऊपर पढ़ा था, एक पॉइंट पढ़ा था ऊपर, ये मैनेजमेंट रिसोर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट लॉक आउट करती है और वर्कर स्ट्राइक, घेराव और करती है। ठीक है, तो मतलब कि जो लॉकआउट है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एम्प्लॉयर के द्वारा। उसमें क्या है, एम्प्लॉयर ने काम रोक दिया। ठीक है, उसने प्रेशर बनाया है एम्प्लॉय पे, उसने प्रेशर बनाया अपने वर्कर्स पे कि वो क्या है, काम उसके अकॉर्डिंग है। देन घेराव, घेराव क्या है, ये अब कौन करेगा, ये वर्कर्स ही करेंगे। ठीक है, मेंबर ऑफ वर्कर्स करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, कि कोई भी इसमें से ना तो बाहर जा सकता है, ना तो बाहर से कोई अंदर आ सकता है, इसको बोलते हैं घेराव करना। ठीक है, पिकेटिंग, पिकेटिंग क्या है, don't take any action from the demand of the worker, then all the worker collectively sit at the front of the firm gate. It is also known as धरना, इसको बोलते हैं धरना। ठीक है, पिकेटिंग यानी कि धरना लगा। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, बस चुपचाप से आगे आके बैठ जाएंगे, कोई शोर नहीं मचा रहे हैं, बस चुपचाप बैठे हैं, वो होता है धरना लगा। ठीक है, नाउ कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्यों होता है, इकोनॉमिक इशू की वजह से, वही सैलरी वेजेस उसके कारण। ठीक है, वायलेंस, अगर कोई इम्प्लॉई जो है या एम्प्लॉयर जो है, अगर उसके साथ वायलेंस हो रहा है एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, तो भी क्या है, होती है। सिंपैथिक इशू, सिंपैथिक इशू क्या है, कोई इनजस्टिस हुआ है किसी वर्कर के साथ, तो भी जो है डिस्प्यूट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इशू, अनरिजर्व पनिशमेंट। ठीक है, वर्बल अब्यूजमेंट, ऐसा कुछ हुआ है अगर, ठीक है, वर्बली किसी ने किसी को कुछ कहा है तो। और भी बहुत सारे कारण हैं, नेशनलाइजेशन की वजह से, ठीक है, आवर्स और डे ऑफ वर्क की वजह से, साइकोलॉजिकल कॉजेस की वजह से, और भी बहुत सारी बात। ठीक है, अब इसको सेटल कैसे करेंगे, डिस्प्यूट तो हुआ, अब इसको सेटल भी तो करना है, तो सेटल कैसे करेंगे, सेटलमेंट विदाउट इंटरवेंशन। ठीक है, यानी कि बिना किसी को ऐड किए, बिना किसी इंटरवेंशन के। सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग की, दोनों जने बैठेंगे आप आमने सामने और बार्गेनिंग करेंगे, वो अपना रेट बताएगा, वो अपना रेट बताएगा, और फिर दोनों बार्गेनिंग करेंगे। ठीक है, और फिर बार्गेनिंग करते करते जो ओके हो गया, जिस पॉइंट पे ओके हो गए दोनों, उस पॉइंट को कलेक्टिव बार्गेनिंग का पॉइंट समझ लिया जाए। देन वॉलंटरी और आर्बिट्रेरी, इसमें क्या है, एक बाहर से थर्ड डिस्प्यूट पार्टी बुलाई जाएगी। ठीक है, जो कि कंफ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए ही बुलाई जाएगी। वो लीगल भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि लॉ के द्वारा भी मंगवाई जा सकती है, कि आप लॉ को बोल के मंगवा रहे हो। ठीक है, यानी कि लीगली एक्ट ले रहे हो। ठीक है, और आपको ऐसे भी थर्ड पार्टी बुलवा सकते। सेटलमेंट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द स्टेट, dispute settlement under the influence of the state, compulsory establishment of biparty companies, establish of compulsory collective bargaining, conciliation and mediation, compulsory investigation, compulsory arbitrary or need to be done। ये वही है, स्टेट के द्वारा सेटलमेंट कैसे की जाएगी। ठीक है, वो क्या क्या करेंगे, स्टेट यानी कि अब इसमें गवर्नमेंट का रोल आ गया। इम्प्रूव इंडस्ट्रियल, कैसे हम अपना इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कि दोनों में लड़ाई झगड़ा ही ना हो। प्रोग्रेसिव मैनेज, यानी कि इंडस्ट्री को, दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। ठीक है, वर्कर को अपने राइट समझने होंगे, एम्प्लॉयर को वर्कर के राइट समझने होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर को वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। ठीक है, ये ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय को क्या करे, रिकॉग्नाइज करता रहे। ठीक है, उसका इंटरेस्ट उसको देखता रहे कि उसको क्या चाहिए।
ठीक है, ताकि प्रॉब्लम बढ़े ही ना। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियन, जो एक यूनियन होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, और स्टेबल होनी चाहिए, वीक यूनियन ना हो। ऐसा नहीं है 2 बंदे उसमें ऐड होते हैं, 3 बंदे निकल जाते हैं, ठीक है, या उनका लीडर कभी भाग जाता है, कभी दोबारा दोबारा लीडर ही बदली जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, एक यूनियन स्टेबल यूनियन हो, ठीक है, उनका एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, जो कि कंडीशन को समझ भी पाए और हल भी निकाल पाए। एटमोसफेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट का एटमोसफेयर होना चाहिए, यानी कि दोनों पे वो एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा एम्प्लॉयर जो है या मेरी एम्प्लॉय जो है वो गलत काम नहीं करेंगे या हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। म्यूचुअल एकोमोडेशन, दोनों को एक दूसरे को म्यूचुअल एकोमोडेशन यानी कि म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन देते रहना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को बार्गेनिंग करते रहो, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ गुड पॉइंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते रहो, ठीक है, यानी कि किसी पे प्रेशर नहीं बना। सिंसियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट होता है फिर दोनों में, ठीक है, मैनेजमेंट और यूनियन में, फिर उसको सिंसियरली फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है एक दिन एक उसने एग्रीमेंट बना दिया, आपने एक दिन फॉलो किया, अगले दिन फिर वही यार, ठीक है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर का पार्टिसिपेशन लेना, ताकि आप जो पॉलिसी बना रहे हो तो वर्कर को ऐसा ना लगे कि हम पे थोपा जा रहा है, ठीक है, उनका कंसर्न ले लेना, उनको ऐड कर लेना, जिससे उनको लगेगा कि ये डिसीजन हमारा भी था, हमने भी लिया है, ठीक है, तो फिर वो कंफ्लिक्ट करेंगे ही नहीं। साउंड पर्सोनल पॉलिसीज, साउंड पर्सोनल पॉलिसीज क्या है, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, वर्कर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों क्या हो, दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, ठीक है, उनको जो भी बोला गया है, ठीक है, जो भी पॉलिसीज बोली गई हैं वो क्लियरली क्लियरली माइंड में जानी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उनके माइंड पॉलिसी को लेकर। गवर्नमेंट रोल, ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल पीस स्टैब्लिश करना है तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे लॉ दिए हैं यूनियन के लिए भी और मैनेजर के लिए, तो दोनों वो लॉ भी अपने फॉलो करें। देन प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, ठीक है, प्रिवेंशन यानी कि सावधानियां या सावधानी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से सावधानी रहने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मॉडल, कौन कौन से टेक्निक। फर्स्ट आ गया मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, रीड करो। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर डिफाइन एंड रेगुलेट टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द, they also specify the duty and responsibility of both employer and employee, thereby regulating standards of their behavior. Therefore, standing order can be a good basic for maintaining harmonious relationship between employee and employer. ठीक है, यानी कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, आपने जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं एक प्रॉपर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाए, ठीक है, जैसे अंडर Dispute Act 1947, every factory employs 100 workers or more is required to frame standard order in consultation with the worker. These orders must be specified, displayed properly by the employer for the information of the worker. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पहले क्या था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि 100 वर्कर ठीक है एम्प्लॉइंग के लिए, ठीक है, हर फैक्ट्री में, ताकि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को समझ भी रहे और उनसे बात भी करता रहे, उसको भी इजी रहे और लड़ाई भी ना हो, ठीक है, यानी कि आपको एक स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करने हैं अपने एम्प्लॉय को, उनको क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। कोड ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, उनको कोड ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है एम्प्लॉयर और वर्कर की, इससे रिलेटेड है ये, कि पूरा कोड ऑफ कंडक्ट समझा दिया जाए, ठीक है, ताकि वो लोग वर्क स्टॉप ना करें, ठीक है, डिसिप्लिन में रहें, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे दोनों को नुकसान। देन वर्क कमेटी क्या है? 100 एम्प्लॉयज है, अगर उससे ज्यादा है तो आपको एक कमेटी बना देनी चाहिए, जो भी ताकि जिसको भी, जिस एम्प्लॉय को भी कोई क्या है, यानी कि डिस्प्यूट है या कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वो उस कमेटी से जाके अपना सोल्यूशन ले सकता। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, इसमें क्या है, मैनेजमेंट और
वर्कर दोनों मिलके एक काउंसिल बनाए, ठीक है, दोनों के इक्वल इक्वल मेंबर हो, ठीक है, मिनिमम 6 या मैक्सिमम 12 मेंबर ही होते हैं इसमें, ठीक है, दोनों के इक्वल इक्वल मेंबर हो, ताकि ये दोनों मेंबर अपनी अपनी बात रखेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के लिए रखेंगे और एम्प्लॉय एम्प्लॉय के लिए रखेंगे। तो ये जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाई जाए, ताकि दोनों के पक्ष को सुन के ही कोई डिसीजन लिया जाए। जॉइंट काउंसिल वही है कि जॉइंट काउंसिल बना लेना, जितने एम्प्लॉई हैं जितने भी एम्प्लॉयर हैं, सब मिलके एक काउंसिल बना लें, ठीक है, और मिलके डिसीजंस या जो भी फीचर्स हैं वो ले। लेबर वेलफेयर ऑफिसर एक ऑफिसर बनाए, ठीक है, 1948 के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, जो लेबर के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सुनेगा और उसके हल निकाले। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग की हमने ऊपर भी पढ़ा। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, जैसे आप बार्गेनिंग करते हो जाके, ठीक है, 50 का बोलता है वो चीज, आप बोलते हो नहीं 45 की लगा ले, ठीक है, अगर वो 45 पे आ जाता तो आप खरीद लेते हो, ठीक है, ऐसे करके जो भी बार्गेनिंग आप करते हो, ठीक है। प्री पार्टी टी पार्टाइट बॉडीज, इसमें क्या है, लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कमेटी और वेजेस बोर्ड एंड इंडस्ट्रियल कमेटीज ऑपरेट एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है, इन्होंने क्या है, ट्री पार्टीज यानी कि 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां मिलके क्या है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए काम कर रही हैं सेंटर लेवल पे, उसको बोलेंगे ट्री पार्टीज बॉडीज। नाउ आ गया ट्रेड यूनियन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियन, क्या समझते हो आप ट्रेड यूनियन से? ट्रेड यूनियन कौन है, एनीबॉडी बताओ कोई। ट्रेड यूनियन क्या है, वर्कर की एक एसोसिएशन, यानी कि वर्कर का एक ग्रुप, वर्कर का एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलेंगे हम ट्रेड यूनियन, ठीक है, जिसमें सारे वर्कर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, सारे वर्कर उसका पार्ट होते हैं, ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम उसमें डिस्कस करते हैं। फिर सब ट्रेड यूनियन को, अगर सभी वर्कर को लगता है कि हाँ इसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, ठीक है, तो फिर उसके लिए स्टैंड लिया जाता है या उसके लिए एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर के साथ बात की जाती है। ग्रोथ आ गया, अलग अलग स्टेजेस आ गए इसकी, ठीक है, 1980 या 80 या 18 आ गया, ठीक है, लेबर मूवमेंट इन इंडिया। पढ़ो जरा फटाफट, रीड मार लो फटाफट। हाँ जी, रीड करो फटाफट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पढ़ लिया सारा? क्या बोल रहे हैं, पढ़ा? क्या रेलवे 1850 में आई थी, उसके बाद क्या है, ये भी एक जो है लाइट में आया कि जो इम्प्लॉई है उन पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, फिर एक लीडरशिप हुए सबसे पहले, ठीक है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, एसएस, क्या नाम है, पढ़ो जरा, एसएस बंगाली, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि वुमेन और चिल्ड्रन को हमारी जरूरत है, हमारे सपोर्ट की जरूरत है, एक लेबर यूनियन बनाने की जरूरत है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बना लेबर यूनियन इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट लेबर यूनियन बनाया गया मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था मिल हैंड एसोसिएशन, जो कि हमारा फर्स्ट लेबर यूनियन इंडिया में, ठीक है। फिर 1980 टू 24 फिर जो लेबर यूनियन था उसकी मूवमेंट समझ में आई, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है वो समझ में आया, लोगों को उसके बारे में पता चलने लगा, ठीक है, और लोगों को, एम्प्लॉयज को पता चलने लगा, ठीक है। देन इंडिया वाज सेट अप इन 1920, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरलाइजेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन 1920 एंड फाउंड बाय लाला लाजपत राय, ठीक है, इन सब के द्वारा जो था ओल्डेस्ट यूनियन भी स्टैब्लिश किया था, ठीक है, किसके खिलाफ, फर्स्ट प्रेसिडेंट एटस के खिलाफ, ठीक है। फिर 1925 से लेके 34 तक, ठीक है, लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियन था, इसमें क्या है, इंक्रीजिंग मिलिट्रीज एंड रेजोल्यूशनरी अप्रोच
ठीक है, मल्टीपल स्प्लिट अप इन द मूवमेंट, इसमें क्या है, बहुत सारे टूटे बहुत सारे बने। ठीक है, जो यूनियन ट्रेड थे वो बहुत सारे यूनियन ट्रेड टूटे, बहुत सारे नए बनते। ठीक है, अलग अलग बनी गए। देन 1935 1930 कांग्रेस आ गई। ठीक है, डिफरेंट यूनियन, ग्रेट यूनिटी बिटवीन डिफरेंट यूनियंस। इस फेस में हमने देखा बहुत यूनिटी देखी, यूनियन के बीच में यूनिटी देखी इस फेस में हमने। देन लेबर एक्टिविज्म। ठीक है, 1945 6 में लेबर एक्टिवेट हो गई। ठीक है, लेबर जो है वो जाग गई अपने राइट्स के लिए, या अपने जो भी है उसके लिए वो क्या हो गई, उसको पता चलने लगा कि हमारे इश्यूज भी सुने जाने लगे हैं। ठीक है, देन 47 प्रेजेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, ये उससे रिलेटेड आ गया सारा। पोस्ट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बिकम इंक्रीजली टाइड विद पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उन्होंने ट्रेड यूनियन ने क्या किया, पॉलिटिक्स के साथ भी क्या किया, टाई अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ट्रेड यूनियन के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, क्यों करते हैं, सैलरी वेजेस के लिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी लेने के लिए, पर्सोनल पॉलिसी, उनकी पर्सनल रिस्पेक्ट प्रमोशन के लिए, डिसिप्लिन के लिए, वेलफेयर के लिए, अपने वर्कर किसी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन अच्छा बना रहे, इसलिए ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। ठीक है, सेफ गार्ड होता है एक इंटरेस्ट इंडस्ट्री के, एक एम्प्लॉयज के लिए सेफ गार्ड होता है। ठीक है, चैलेंजेस क्या आपके फेस करने पड़ते हैं, इंटरनल चैलेंजेस हो गए, अनइवन ग्रोथ ऑफ यूनियनिज्म, सब लोग अपनी अपनी यूनियनिज्म बनाई जा रहे हैं, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज है, जिसकी वजह से प्रॉपर एक ट्रेड यूनियन बन नहीं पा रहा। ठीक है, बहुत स्मॉल स्मॉल यूनियन है जिस जो कि अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, छोटे होने की वजह से, कम होने की वजह से वो वर्क नहीं कर पा। स्मॉल साइज ऑफ यूनियन का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, उनकी बात ही नहीं कोई सुन रहा है, 5 लोग हैं, 5 लोगों की बात कौन सुने। फाइनेंशियल वीकनेस, फाइनेंशियल उनके पास सपोर्ट ना होने की वजह से, है तो वो सारे एम्प्लॉई ना, लेते तो वो वेजेस ही हैं, तो उनके पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट, इतना इतना पैसा नहीं है। मल्टी प्लिस्टी यूनियन इवेलवी, इसमें क्या है, सेवरल यूनियन इन अ सेम स्टैब्लिश और इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारी यूनियन बन जाती है। ठीक है, सब लोग मिनिस्टर बनना चाहते हैं, सब लोग यूनियन का हेड बनना चाहते हैं, तो सब पांच पांच की टुकड़ी अलग अलग बना के बैठे हैं। इंटर यूनियन रिवेलरी, यानी कि ट्राई टू प्ले डाउन ईच अदर इन ऑर्डर टू गेन ग्रेटर इन्फ्लुएंस अमंग वर्कर्स। ठीक है, मल्टीपल जो यूनियन है वो आप एक दूसरे को ही नीचे दिखाने में लगे, एम्प्लॉयर को तो वो भूल गए हैं, वर्कर जो है आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, ताकि हम ऊंचे, ठीक है, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं ताकि सारे वर्कर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। देन एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबली, ठीक है, टेक्नोलॉजी रेजोल्यूशन आ गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक आ गया है, पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, देन लैक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं का लैक होना, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट ना कर पाना गवर्नमेंट का। मैनेजरियल स्ट्रेटेजी है एचआर वर्क्स, उनकी पॉलिसीज जो एचआर की पॉलिसीज हैं, ठीक है, या मैनेजरियल स्ट्रेटेजीज हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो उसको तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जिसकी वजह से यूनियन जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। इज दिस चैप्टर क्लियर, छोटा सा चैप्टर था हमारा, इसके साथ ही ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। 14 चैप्टर थे, 14 के 14 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर क्लियर। स्ट्राइक क्या होता है आप बताओ जरा, चलो, मैंने चैप्टर सुना है ना, बताओ व्हाट इज स्ट्राइक। जल्दी जल्दी एक एक लाइन में जैसे भी आप आंसर देना चाहो, फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट करो, स्ट्राइक क्या होता है। आया नहीं अभी तक जवाब आपका, व्हाट इज स्ट्राइक। सुना तो बड़ा है कि वो लोग स्ट्राइक पे चले गए।
वर्कर्स स्टॉप द वर्क, ये तो वर्कर्स स्टॉप द वर्क बहुत सारे केसेस में मतलब अलग अलग स्ट्राइक के काइंड्स है। उसमें से एक काइंड में ऐसा होता है कि वर्कर क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं काम। लेकिन ये स्ट्राइक का मतलब नहीं है, ठीक है। वर्कर स्टॉप द वर्क जो है ये एक काइंड है स्ट्राइक का ही, एक पार्ट है स्ट्राइक का, जैसे हमने पढ़ा था ना स्पेसिफिक इकोनॉमिक। डिमांड फुलफिल करने के लिए जब वर्कर ड्यूटीज नहीं करते, वर्कर रिफ्यूज टू गो टू वर्क। नहीं, काम पे तो जाते हैं, हम देखते तो हैं ऑफिस के बाहर इतने सारे वर्कर खड़े होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक घर से कैसे स्ट्राइक होगी? स्ट्राइक कैसे होगी? सोचो थोड़ा और। चलो पिकेट मैंने बोला था ना, पिकेट। पिकेट का वो बताओ। पिकेट का दूसरा नाम भी था एक। पिकेट का दूसरा नाम क्या था? पिकेट का दूसरा नाम। पिकेट का दूसरा नाम कौन बताएगा? हाँ जी। धरना, वेरी गुड। ठीक है, लग गया पता, आपने सुना। ठीक है। स्ट्राइक की कोई एक दो काइंड बता दो। क्यों करते हैं स्ट्राइक, या स्ट्राइक की कौन कौन सी काइंड, कोई एक आधी काइंड बता दो। इकोनॉमिक, वेरी गुड। इकोनॉमिकल स्ट्राइक, हाँ जी ठीक है। और जर्नल स्ट्राइक, वेरी गुड। स्लो डाउन, वेरी गुड। सिंपैथिक, वेरी गुड। सुना है भाई, सुना है, सबने सुना है, अच्छे से सुना है। सिट डाउन, ठीक है। सिट डाउन भी है। ठीक है, वेरी गुड बलजीत, नवनीत, नेहा, आप लोगों ने आंसर दिए, वेरी गुड। आंचल ने भी आंसर दिया। अब बताओ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? जो पूरा पढ़ रहे हैं, स्ट्राइक हो गई जिसकी वजह से, वो होता क्या है? ये तो बता दो पहले। हाँ जी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, वेरी गुड। नवनीत, वेरी गुड। फास्टेस्ट आंसर। नवनीत ने आंसर दिया। ठीक है, एम्प्लॉयर और वर्कर, वर्कर भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय भी लिख सकते हो। उनके बीच में डिस्प्यूट होना यानी कि डिसअग्रीमेंट होना, या किसी ओपिनियन पे मैच ना करना, मिसमैच होना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, आज का चैप्टर क्लियर है, वेरी गुड।